डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। पिछले सारे वीडियो लेक्चर जितने भी हुए हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के थे। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, और इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, उसमें हम लोग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मेन बेस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का जो मेन बेस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सीएफ और पीआई के जो भी रूल्स है वो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए है। तो अब हमें सिर्फ इतना सीखना है, अगर हमें पीछे का आता है तो हमें सिर्फ इतना सीखना है कि हम वेरिएबल कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम को कांस्टेंट कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसका जो वर्किंग रूल है बेटे, इसका वर्किंग रूल क्या है? पहले स्टेप में आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में बनानी है, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस q/r। इसका मतलब हुआ, इस फॉर्म में बनाने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका d2y/dx2 है इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। आगे बस में अगर इसके साथ कुछ है तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना। जैसे ही आपने पहले स्टेप में ये किया कि d2y/dx2 के कॉफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दी, अगर कुछ है नहीं तो छोड़ देना, एज इट इज रहने देना। अगर कोई कॉफिशिएंट है तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू, तीनों की वैल्यू डाल देनी है। तीनों की वैल्यू आपने लिख दी। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, p1 को आपका फार्मूला निकालना है। p1 फार्मूले से निकलेगा, q1 फार्मूले से निकलेगा, r1 फार्मूले से निकलेगा। कैसे? p1 का फार्मूला है आपका d2z/dx2 प्लस p dz/dx डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। ये आपका p1 का फार्मूला है। q1 का फार्मूला क्या होगा? q1 का फार्मूला आपका होगा q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, और r1 का फार्मूला आपका होगा r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे ये dz/dx क्या है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा मेथड है, q1 को हम कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। फोर्थ फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या बेसिकली थर्ड स्टेप ही है। ये मैंने आपको इनिशियली समझा दिया कि अब आपको p1 q1 r1 निकालना है, जहां पर आपको इन तीनों के लिए dz/dx की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो dz/dx कैसे आएगा? आप लिखोगे चूज z सच दैट q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। q1 को ऐसा कांस्टेंट मानना है कि चूंकि q1 का फार्मूला क्या है, q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको ऐसा कांस्टेंट मानना है बेटे कि आराम से dz/dx का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर हटाओ तो कोई दिक्कत ना आए, यानी -1 नहीं आना चाहिए, या कोई नंबर ऐसा है जो आपको दिक्कत दे रहा है वो नहीं आना चाहिए, तो कांस्टेंट में वो लेट कर लोगे। अगर q की वैल्यू में -1 है तो यहाँ पे माइनस लेट कर लेना, q की वैल्यू -4 आ रहा है तो यहाँ -4 लेट कर लेना, यानी टोटल आयोटा नहीं आना चाहिए dz/dx का होल स्क्वायर जब हटाओगे तो। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसा लेट करना है कि जो q में दिक्कत करने वाला टर्म हो उसको एलिमिनेट कर दे। आगे बात समझ में? ये काम किया तो अब आपको dz/dx के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो dz/dx के होल स्क्वायर की वैल्यू से स्क्वायर रूट निकाला तो dz/dx की वैल्यू आ जाएगी, वो कोई फंक्शन ऑफ x होगा। इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन आपको z की वैल्यू मिल जाएगी फाई ऑफ x, और ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपको d2z/dx2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेन कॉन्सेप्ट है q1 को कांस्टेंट लेना। बाकी मैं न्यूमेरिकल में समझाऊंगा भी, एक एक न्यूमेरिकल, 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं बेस पहले बता दूं।
तो अब आपके पास आ गया dz अपॉन dx आ गया, d2z अपॉन dx2 आ गया। ये दोनों की वैल्यू उठाना, ये दोनों की वैल्यू उठा के यहां रख देना, और dz अपॉन dx की आपको p1 की वैल्यू आ जाएगी। p1 की वैल्यू 100% कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं आई, कोई x का फंक्शन बच रहा है, तो इसका मतलब आपसे गलती हुई है। आप वापस जाके रीचेक करिए। Q1 की वैल्यू फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे आपने खुद लेट किया है, तो जो लेट किया है वही वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे। फिर R1 की वैल्यू निकालनी है, R अपॉन इससे। R1 की वैल्यू बेटे आपका कोई ना कोई x के फंक्शन के फॉर्म में आएगी, उसको आपको कन्वर्ट करना है z के टर्म में। और वो रिलेशन कहां से होगा? वो रिलेशन यहां से होगा। जो x का टर्म होगा वो z में कन्वर्ट हो जाएगा, R1। अब जैसे ही R1 आपका z में कन्वर्ट हो गया, अब आपको नई इक्वेशन लिख देनी है। आप एक लाइन लिखोगे, reduced equation is d2y upon dz2 plus p1 dy upon dz plus q1y is equal to r1। ऑब्वियसली q1 को तुमने कांस्टेंट माना है, p1 मैंने बता दिया कि कांस्टेंट ही आएगा, और r1 z के टर्म में आएगा। आपको सॉल्व कर देना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आप पहुंच गए। सॉल्व करना है, y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ z। उसके बाद आप z और x के रिलेशन को यूज करके y की वैल्यू निकाल देंगे एज ए फंक्शन ऑफ x। यही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल लिखिए, सॉल्व y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम कॉट एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको, आपकी मेन इक्वेशन ये है, इससे आपको कंपेयर करनी है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे। अब न्यूमेरिकल करने का तरीका बहुत ध्यान से देखना, क्या क्या लिखना है वो भी देखना। कंपेयर गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले आपको गिवन दी गई इक्वेशन लिखनी है। गिवन इक्वेशन इज, अब इसको d2y अपॉन dx डबल प्राइम को हटा दो, माइनस कॉट एक्स dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको अगली लाइन में जो लिखना है, क्या करना है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन बाय d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। वी गेट, आपको क्या करना है बेटा, यहां पे देखो सारे साइन प्लस के हैं, तो यहां पे देखना p की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस कॉट एक्स। p इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, यहां भी q प्लस का है, q इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, q इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और राइट हैंड में जो x का फंक्शन बचेगा वो हो जाएगा r। तो r इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। ये आपने जैसे ही कर दिया, उसके बाद पी क्यू आर की वैल्यू लिखने के बाद तुरंत आपको एक लाइन लिखनी है, चूज जेड सच दैट Q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैं नहीं डालूंगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या लेना है, लेकिन Q1 का फार्मूला अब हमें पता है, दैट इज Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, छोड़ दो इज इक्वल टू, छोड़ दो अभी नहीं पता, अब Q की वैल्यू डालो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब आ गई बात समझ में, इक्वल टू। तो बेटे अगर ये माइनस साइन रहेगा तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो आयुटा आ जाएगा, तो यानी मुझे कांस्टेंट -1 लेट करना है। तो अब यहां पे लिख दीजिए -1 लेट, उल्टा चलते हैं, ठीक है, वो हम क्यू की वैल्यू डालने के बाद ही डिसाइड करेंगे। सो दिस इंप्लाइज dz ओवर dx का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इंप्लाइज dz ओवर dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अगली पेज पे चलते हैं, तो dz ओवर dx आपका क्या है, साइन एक्स। आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, ऑन इंटीग्रेशन
वी गेट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, जेड इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड ऑन डिफरेंशिएशन वी गेट डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब आपको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया था P1 Q1 R1 की, तो Q1 तो तुमने लेट कर लिया है, ठीक। अब आ जाओ, नाउ P1 का फार्मूला, P1 इक्वल टू, P1 का फार्मूला डाल दो। क्या था फार्मूला आपको, डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू कितना है, कॉस एक्स, 100% इसको कांस्टेंट आना चाहिए। पी कितना था, अगर कांस्टेंट नहीं आया, पी था माइनस कॉट एक्स, पी है माइनस कॉट एक्स, और डीजेड अपॉन डी एक्स कितना है, साइन एक्स, और डीजेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स कॉट एक्स इंटू साइन एक्स क्या बन जाएगा, ये भी कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने बोला था कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट आते ही हम श्योर हो गए कि हमारा न्यूमेरिकल यहां तक सही आया है। अब Q1 फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो, Q1 तुमने क्या लिख किया था, -1, एंड R1 क्या होता है, R अपॉन फार्मूला है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे R की वैल्यू कितनी है, cos x माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो R1 कितना हो गया तुम्हारा, कॉस एक्स, और जेड की इस वैल्यू को बॉक्स के अंदर रख दो, आखिरी में जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब आपको रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखनी है। नाउ रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, क्या बताई थी, अब x की बजाय z डाल दोगे, डी टू वाई अपॉन डी जेड टू प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1, ये आप डाल दोगे, डी टू वाई अपॉन डी जेड टू प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 वाई इक्वल टू R1। वैल्यूज पुट कर दो बेटे, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी जेड टू, P1 तो तुम्हारा जीरो आया है, Q1 की वैल्यू तुमने -1 ली थी, ठीक है, Q1 देखो -1 ली है, माइनस वाई इज इक्वल टू R1 तुम्हारा क्या आया, कॉस एक्स। तो R1 हमेशा जेड के टर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी y की जेड में है। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -z, कॉस एक्स -z, तो R1 हो जाएगा तुम्हारा -z, तो यहाँ पे लिखोगे -z। आगे बात समझ में, R1 हमेशा उसके टर्म में लिखा जाएगा, जेड के टर्म में। अगले पेज पे चलते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं, डी टू वाई अपॉन डी जेड टू माइनस वाई इक्वल टू -z, इक्वेशन नंबर 2, नई इक्वेशन y की जेड में बन गई। दिस इंप्लाइज, अब इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख दो बेटे, डी स्क्वायर -1 वाई इक्वल टू -z, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो इसकी, एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू निकाल लो, प्लस -1, सी एफ हो जाएगा तुम्हारा C1 ई की पावर जेड प्लस C2 ई की पावर -z। सी एफ को रोक लो, पी आई की बारी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर -1 -z, ये पॉलिनोमियल है, पी आई का रूल 3, इसमें बताया था लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर लेते हैं ताकि 1 + x बच जाए। पी आई का रूल 3 बता चुका हूं, तो यहां नीचे से क्या कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर से -1, तो ये बन जाएगा 1 - डी स्क्वायर -z।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गए दोनों, तो 1 - d² का इनवर्स -z। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, 1 + d² + d⁴। ये सब आपको रूल 3 में बता चुका हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पीआई का रूल 3 पढ़ लेना, मतलब वीडियो देख लेना मेरी, ठीक है। पीआई के रूल 3 में सारा कुछ डिस्कस हो रखा है। तो ये बन गया आपका ये। जेड कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है? एक बार। तो जेड अंदर आया, जब जेड अंदर आया, d² जेड, जेड का 2 बार डिफ्रेंशिएशन 0, 4 बार डिफ्रेंशिएशन 0, तो बस बात खत्म हो गई। यानी पीआई कितना है? सिर्फ जेड। लिख दीजिए, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू डाल दो, y इक्वल टू C1 e⁻z प्लस C2 e⁻−z प्लस z। बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, आपको फाइनल आंसर x में लिखना पड़ेगा। वापस चलते हैं, z इक्वल टू -cos x, तो हो गया C1 e⁻−cos x, सॉरी, हाँ, e⁻−cos x प्लस C2 e⁻cos x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? -cos x, तो ये हो जाएगा -cos x। आगे बात समझ में? ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल में चलते हैं। अगर चलिए, ये न्यूमेरिकल में आपके लिए फायदेमंद है, राइट हैंड 0 है तो पीआई नहीं निकलेगा। अब इस न्यूमेरिकल में जरा देखो बेटे, इस न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखो, y डबल प्राइम का कॉफिशिएंट जो है वो sin²x है, और जबकि y डबल प्राइम अकेला होना चाहिए। तो आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वहां द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, रीराइट कर दो बेटे, y डबल प्राइम प्लस sin²x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो एक सेकेंड, एक गड़बड़ी है यहाँ पे, cos x होगा, मैंने गलत लिख दिया, cos x होगा यहाँ पे, sin x cos x। तो यहाँ पे क्या बचेगा? cos x अपॉन sin x, sin²x से डिवाइड कर रहा हूं ना। अरे यार एक मिनट, इसको मिटाई देता हूं मैं। हाँ, sin² x से डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर बचेगा cos x, sin x से एक स्क्वायर कट जाएगा, अपॉन sin x इंटू y' प्लस 4 cos² x y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 लिखो, कंपेयर इट विथ y डबल प्राइम प्लस py' प्लस qy। देखो, जो प्राइम मैंने d2y/dx2 नहीं लिखा ना कहीं भी, तो मैं राइट हैंड में r(x) लिख के दे रहा हूं, यानी मैं बता रहा हूं कि y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि राइट हैंड में मैंने r(x) लिख दिया ना, तो ये चीज साइलेंटली अपना इस बात को शो करेगी। ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? p की वैल्यू बताना जरा बेटे। p की वैल्यू है cos x बटे sin x, यानी cot x। q की वैल्यू कितनी है? 4 cos² x। r की वैल्यू कितनी है? 0। अब आपको अगली लाइन, जैसे ही पी क्यू आर आपने निकाल ली, तो आपको अगली लाइन क्या लिखनी है? चूज जेड सच दैट Q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको ये लिखना है, जबकि आपको पता नहीं अभी क्या लेट करना है। आगे बढ़ते हैं, Q1 का फार्मूला लिखा, दैट इज Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, छोड़ दिया, दैट इज Q की वैल्यू डाली 4 cos² x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। अब यार मुझे दिख रहा है जैसे पिछले न्यूमेरिकल में -1 था, तो मैंने माइनस हटा दिया। यहाँ पे 1 लेना चाहो 1 ले लो, 4 लेना चाहो 4 ले लो, लेकिन मैं 4 लेना चाह रहा हूँ। क्यों? लफड़ा ही नहीं चाहता मैं 4 का, कि कोई नंबर आए वो ऊपर नीचे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में आए।
अब मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, लेकिन मैंने 4 लेके मामला खत्म किया। तो ये भी 4, सो इज इक्वल टू 4 लेट। ठीक। तो अब यहां यहीं पे कर रहा हूं, जरा मैं क्यू वाला काम यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आपको, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज dz अपॉन dx क्या हो गया तुम्हारा, कॉसेक एक्स। अब ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेशन वी गेट, एक्चुअल में cos एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, दो दो फार्मूला आपने पढ़े होंगे, एक लॉग ln cosec x माइनस कॉट एक्स। तो यार ये बार बार बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। दूसरा ln tan x बाई टू, तो मैं उस वाले फार्मूले को लिख रहा हूं ln tan x बाई टू। मैं दो टर्म नहीं लिखना चाहता कि ln cosec x माइनस कॉट एक्स लिखूं, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक। ऑन डिफरेंशिएशन, वी गेट cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d2z अपॉन dx2, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। ठीक है। तो d2z अपॉन dx2 आ गया बस, और z आ गया, तो z आप रख लो अपने पास, z का लास्ट में यूज होगा। अब आइए r1 में यूज होगा और फिर लास्ट में होगा। अब आपको क्या निकालना है, q1 आपने लेट कर लिया कांस्टेंट। अब आपको p1 और r1 निकालना है। आइए, नाउ p1 इक्वल टू d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो चलिए d2z अपॉन dx2 अभी निकाला है पीछे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है कॉट एक्स और dz अपॉन dx की वैल्यू है कॉसेक एक्स। p की वैल्यू है कॉट एक्स और dz अपॉन dx की वैल्यू है कॉसेक एक्स। ये लीजिए साहब, ये ऊपर जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx का होल स्क्वायर लिखना तो पड़ेगा ही, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी जीरो, यानी हम सही चल रहे हैं, कांस्टेंट आ गया। Q1 भले ही आपने लेट किया लेकिन दोबारा मेंशन कर दो, एंड R1 का फार्मूला क्या था, R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक। R की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो है ना। ठीक है। तो अब आप लिखोगे रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, रिड्यूस्ड इक्वेशन इज d2y अपॉन dz2, पूरा लिखना पड़ेगा, प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। p1 जीरो, r1 जीरो, बस q1 4 है। सो दिस इंप्लाइज d2y अपॉन dz2 प्लस 4y इक्वल टू जीरो। राइट हैंड जीरो है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधे लिखो, अब इक्वेशन रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -4, यानी दिस इंप्लाइज एम की वैल्यू कितनी हो गई, +-2i। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दो, हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पीआई फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ेगा, R1 जीरो है, पीआई जीरो, कंप्लीट सोल्यूशन लिख दो। सिर्फ CF ही लिखना है, एक्स नहीं होगा बेटे, देखो बहुत कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे जो मैंने कर दी है, मोस्टली स्टूडेंट से हो जाता है, एक्स लिख देते हैं हम लोग, जबकि हकीकत में ये इक्वेशन वाई और जेड में है। ये देखो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, c1 cos 2z, खैर आखिरी में आके पकड़ जाता है, प्लस c2 sin 2z।
जेड की वैल्यू क्या थी, पीछे चलते हैं। जेड की वैल्यू थी ln tan x/2, डाल दीजिए जेड की वैल्यू। तो y इक्वल टू c1 cos ln 2 ln tan x/2 प्लस c2 cos 2 ln tan x/2, आंसर। ठीक। अब आप लोग कहोगे दो न्यूमेरिकल किए, दो के दोनों में P1 जीरो आ गया, अब एक न्यूमेरिकल करूंगा जिसमें P1 जीरो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सॉल्व y डबल प्राइम प्लस 3 sin x माइनस कॉट एक्स y प्राइम प्लस 2y साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू e⁻ माइनस कॉस एक्स। ठीक, चलिए यहां पे y डबल प्राइम अकेला है तो सिर्फ इक्वेशन को लिख दीजिएगा। गिवन इक्वेशन इज y डबल प्राइम प्लस 3 sin x माइनस कॉट एक्स y प्राइम प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू e⁻ माइनस कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर इट विथ y डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। बताया था वी गेट p कितना है, y प्राइम का कॉफिशिएंट p 3 sin x माइनस कॉट एक्स। q कितना है, y का कॉफिशिएंट q 2 sin स्क्वायर एक्स। r कितना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू e⁻ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब जैसे ही आपका पी क्यू आर आ गया, अब आपको क्या लिखना है, चूज जेड सच दैट Q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी तो मैं छोड़ के ही चल रहा हूं, हर न्यूमेरिकल में अपन यही कर रहे हैं। Q की वैल्यू कितनी है, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको टू लेट कर ले रहा हूं ताकि टू का मामला खत्म हो जाए, टू लेट। ठीक, तो टू से टू कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज dz अपॉन dx का होल स्क्वायर ऑफ dz अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट लेने पर dz ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों साइन एक्स। ठीक, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट जेड की वैल्यू हो गई माइनस कॉस एक्स। बॉक्स के अंदर रखो, ये तो काम का भाई है हमारा। ऑन डिफरेंशिएशन वी गेट d2z अपॉन dx2, d2z अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स। अब आपको P1 और R1 निकालना है। नाउ P1 का फार्मूला लिखो, P1 इक्वल टू d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। सो P1 हो गया d2z अपॉन dx2 की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। p की वैल्यू वापस चलते हैं, देखते हैं क्या है, 3 sin x माइनस कॉट एक्स, 3 sin x माइनस कॉट एक्स। dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करिए, cos x प्लस
3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने देखा कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, P1 इक्वल टू 3, यानी कांस्टेंट हम सही चल रहे हैं। P1 इक्वल टू 3, R1 निकाल दो एंड Q1 तो तुमने लेट किया ही है, क्या लेट किया था देख लो जरा यार, 2 लेट किया था। Q1 इक्वल टू 2 तुमने लेट किया है, और R1 का फार्मूला क्या है, R अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दावर माइनस कॉस एक्स अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ई टू दावर माइनस कॉस एक्स। एक्स और जेड का रिलेशन ये रहा, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो ये हो गया ई टू दावर माइनस जेड। तो P1 Q1 हो गया और R1 हो गया तुम्हारा e की पावर माइनस जेड। अब आपने क्या लिखना है, नाउ रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, अब रिड्यूस्ड इक्वेशन लिख दो। अब इसको पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें प्राइम मत लिखना, चूंकि जेड पे है ना, d2y अपॉन dz2 प्लस P1 dy अपॉन dz प्लस Q1y इज इक्वल टू R1। ठीक, सारी वैल्यूज पुट करो, सो दिस इंप्लाइज d2y अपॉन dz2 प्लस P1 की वैल्यू 3 है, 3 dy अपॉन dz प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है, 2y, R1 कितना, e की पावर माइनस जेड। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 3। इसको रिराइट करो, टी स्क्वायर, अब चूंकि पी निकालना है तो ऑपरेटर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई टू दावर माइनस जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे, m+1 m+2, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट्स क्या हो जाएंगे, -1 -2। CF लिख दीजिए, हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारा हो गया C1 e की पावर माइनस जेड प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ बारी किसकी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 1 अपॉन, देखिए जरा इक्वेशन रिराइट होके क्या मिलती है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ई टू दावर माइनस जेड। ठीक, e की पावर ax के केस में ये pi का रूल 1 है, d रिप्लेस होगा a से, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। e की पावर ax के केस में आपका जो d होता है वो रिप्लेस होता है a से, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 -1। तो d रिप्लेस किससे हो जाएगा, -1 से। तो 1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, और यहाँ पे 1 की बजाय e टू दावर माइनस जेड आ जाएगा। तो ये हो गया e टू दावर माइनस जेड 1 -3 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 -3 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, केस ऑफ फेलियर हो गया। एक बार चेक करने दो, इसमें केस ऑफ फेलियर नहीं बनता इसमें मेरे ख्याल में, मुझे चेक करने दो बेटे कहां पे मिस्टेक करी। ओहो, ये देखो यहां मिस्टेक हुई, ई की पावर माइनस कॉस एक्स है ना, ये ई की पावर माइनस कॉस एक्स है ना, और माइनस कॉस एक्स की वैल्यू एज इट इज जेड है, तो ये प्लस जेड होगी। ठीक है, तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा, तो ये मिस्टेक थी। तो यहां पे माइनस जेड ना होकर प्लस जेड होगा, प्लस जेड। भाई ई की पावर माइनस कॉस एक्स था, तो ये देखो माइनस कॉस एक्स की वैल्यू जेड है, तो ई की पावर जेड। चलो अब समझ में आ गई कि मिस्टेक मिल गई। तो ये यहां से भी माइनस जेड हटेगा, ये भी माइनस जेड हटेगा, ये -1 हटे, चलो इसको पूरा डिलीट कर देते हैं बस। तो ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स ई टू दावर जेड बाई 6। ठीक है, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन लिख दीजिए,
Hence, complete solution is y equal to CF plus PI, तो यानी y इक्वल टू C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z प्लस e की पावर z अपॉन 6। बेटे z की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो y इक्वल टू z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स था, तो C1 e की पावर कॉस एक्स प्लस C2 e की पावर 2 कॉस एक्स प्लस e की पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन 6। आंसर। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा बेटे कि न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक बार हल्का सा रिवीजन करा दूं। आपको मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट को डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में लेके आना है। आपको जो भी इक्वेशन दी गई होगी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में लाना है, और ये बनेगी y की जेड में। फिर आपके पास जो भी पी आई और सी एफ का रूल होगा, उस रूल से आप सी एफ और पी आई निकाल लेंगे, और वो निकालने के बाद आप लास्ट में जेड को कन्वर्ट कर देंगे। प्रिकॉशन कहां पे लेना है? प्रिकॉशन दो जगहों पे लेना है। पी क्यू आर की वैल्यू लिखते समय जब आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो साइन का ध्यान जरूर रखेंगे, प्लस माइनस का। फिर Q1 को जो कांस्टेंट लेट करना है वो ऐसा लेना है कि अगर Q में माइनस साइन है तो Q1 में 100% -1 लेना है। बाकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूं कांस्टेंट वही आप लो। बस आयोटा नहीं आना चाहिए, आपका जो मन करे वो लो। आप चाहो तो 1 ले लो। फाइनल आंसर हम दोनों का एक आएगा, करके देख लेना। मैंने जैसे यहाँ 2 लिया, पीछे वाले में 4 लिया था शायद, ये 4 लिया, यहाँ पे 4 लिया। इसके पीछे वाले में मजबूरी थी -1 लेना। क्यों? क्योंकि -1 इसलिए लिया क्योंकि Q की वैल्यू में निगेटिव साइन था। ये देखो, Q में निगेटिव साइन था तो यहाँ -1 लिया। बाकी ये मजबूरी माइनस। अब 1 की बजाय तुम कोई नंबर ले लो, और यहां जैसे मैंने 4 लिया था, तुम 4 की बजाय कोई नंबर ले लो। बीच का हमारा रास्ता बदल जाएगा, लेकिन आखिरी का जो ये आंसर होगा, जो आखिरी का आंसर होगा, ये हम दोनों का सेम होगा। ठीक है? तो बस मेन काम है आपको P1 Q1 R1 के फार्मूले याद रखना। ये फार्मूले अगर आपको याद है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है KTU का। ये हो गया मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया। 90% हम लोगों ने देखा, 99% इन दो में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है? चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।